हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बिहार एसआई प्री के मॉक टेस्ट का सेट नंबर 14। अगर आपने इससे पहले के बाकी के सेट्स को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट जाकर के चेक कीजिए, वहाँ पे सारी वीडियो को ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपको रोज़ाना 8:30 बजे मिलती है, जिसमें हम लोग 50 MCQ कवर करते हैं। बिल्कुल BPSC के पैटर्न पर सारे क्वेश्चन को अरेंज किया जाता है। तो आखिरी तक इस वीडियो को देखिए और बताइए कि 50 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं। और इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा देता हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके भी सेट लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे अम्ल, भस्म एवं लवण, जो कि लुसेंट सब्जेक्टिव पेज नंबर 219 में देखने को मिलेगा। ठीक है, रिविजन्स के तौर पे आपको दिया जा रहा है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में पढ़ेंगे जैव विकास। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। टॉपिक वाइज सीरीज़ में एक छोटा सा टॉपिक है प्रमुख बाघ अभ्यारण्य को, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पे एक वीडियो भी बनाया गया बाघ अभ्यारण्य से रिलेटेड, आप उसको भी देख सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए क्या है, तो करंट अफेयर्स में अगस्त 2020 को रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और आज मैंने मॉर्निंग में वीडियो डाला था जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स को, नहीं देखा है तो जाकर के उस वीडियो को भी देख लीजिए क्योंकि उसमें 80+ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो आप जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर के किस शासक ने विदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि किसने धारण की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कृष्णदेवराय। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कृष्णदेवराय को आंध्र भोज या फिर आंध्र पितामह कह के भी पुकारा जाता था, यानी उनकी उपाधि थी। और साथ ही साथ इनसे जुड़ी एक पॉइंट्स और भी आपको याद रखना है, इन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्त मल्याद की रचना की थी, जबकि संस्कृत भाषा में जम्बावती कल्याणम की रचना की थी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स अच्छे से याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन की पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट वन, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि साइड मिरर के रूप में जो है वो किसका प्रयोग किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और अवतल दर्पण का प्रयोग आपको पता है कि दंत चिकित्सक वाले जो डॉक्टर होते हैं हजामत बनाते में हम लोग भी यूज़ करते हैं, डॉक्टर भी यूज़ करते हैं इसी का, तो ये ध्यान रखेंगे। उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग किसको करते हैं, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, और अवतल लेंस जो है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। तो इन सभी को याद रखेंगे। फिलहाल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइबोसोम। ठीक है, बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रबी की फसल नहीं है। तो मैंने आपको कल टॉपिक दिया था रबी की फसल, खरीफ की फसल को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। तो देखिए रबी की फसल यहाँ पे कौन कौन सी नहीं है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, कपास जो यहाँ पे आप देख रहे हैं वो रबी की फसल नहीं है, ये खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। तो बात यहाँ पे रबी की जा रही है, तो रबी से हम लोग संबंधित कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि इसकी फसल की बुआई कब की जाती है, अक्टूबर नवंबर में की जाती है, और इस फसल की कटाई जो है वो मार्च अप्रैल में की जाती है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछ जाते हैं, सरसों, आलू, मटर, चना, गेहूँ, जौ, ये सभी याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़ करके बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, जबकि इसकी कटाई नवंबर दिसंबर में की जाती है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको अच्छे से याद रखना है कि खरीफ फसल जो बुआई कब की जाती है, जून जुलाई में, इसकी कटाई नवंबर दिसंबर में की जाती है। सेकेंड पॉइंट है कि खरीफ फसल के अंतर्गत गन्ना, तिलहन, मूंगफली, मक्का, बाजरा, अरहर, ये सभी के सभी आते हैं। और इसमें हम लोगों ने ऊपर में देखा था कपास इसी के अंतर्गत आता है। यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों पॉइंट सही है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट वन है कि भारत की पहली शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला किस राज्य में खोली गई है। भारत की पहली शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला किस शहर में खोली गई है, तो शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला खोली गई है गुजरात के आनंद में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट वन क्या है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के CEO के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया।
तो ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रविंद्र भाकर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और अध्यक्ष इसके कौन है? तो प्रसून जोशी इसके अध्यक्ष है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट्स जो दिए गए, बताइए कि यहाँ पे सही क्या होगा, कौन कौन सही तरीके से मिलान किया गया। तो जो जीएसटी होता है, जीएसटी दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाते हैं, कारगिल दिवस 26 जुलाई और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में देखने को मिलता रहता है। तो याद रखेंगे, यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन डी, सभी के सभी जो कि सही मिलान किए गए हैं। नेक्स्ट वन कह रहा है कि किस राज्य में आषाढ़ी एकादशी त्यौहार मनाया गया है? आषाढ़ी एकादशी त्यौहार जो वो मनाया गया है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट कि अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि पानी जमने पर उसका आयतन बढ़ता है, यानी कि पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, इसी वजह से जो कि पाइपलाइनें फट जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि कॉस्मिक किरणें की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? कॉस्मिक किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? वेक्टर हेस के द्वारा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, कल भी मैंने आपको इस कल की वीडियो में बताया था इको मार्क। तो ध्यान दीजिएगा, इको मार्क जो है वो भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण जो उत्पाद होते हैं उनको ये इको मार्क दिया जाता है। 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक इनके बीच युद्ध चलता रहा, बताइए। और वो कौन है? इंग्लैंड और फ्रांस। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सैम्पेन जनजाति पाई जाती है? सैम्पेन जो जनजाति है, बताइए कि कहाँ पर पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया? कमिंग राउंड द माउंटेन, ठीक है, कमिंग राउंड द माउंटेन हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ध्यान दीजिएगा, सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट वन, भारत में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? एनजी रंगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। वीडियो पसंद आए, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल को ध्यान से ऑन रखिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। देखिए, पहला पॉइंट कह रहा है कि दाब की मापनीय इकाई को मीटर में निरूपित किया जाता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि दाब का जो मात्रक होता है हम कह सकते हैं पास्कल, यहाँ पे मीटर नहीं पास्कल होगा, तो ये पॉइंट गलत है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। लेकिन बाकी में कोई दिक्कत नहीं, आप इसको अच्छे से पढ़ करके याद रख सकते हैं। पीतल जो किसका किसका मिश्रण है? जस्ते और तांबे का मिश्रण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? विदेशी संस्थागत निवेश से संबंधित है, बी को टेक करेंगे। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है, इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है। इसका संबंध हो जाता है शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन। नासा द्वारा हीलियोस्फीयर में इंटरस्टेलर कणों से प्रकाश के अध्ययन करने के लिए प्रारंभ की गई जो योजना है उसका नाम क्या है? हीलियोस्फीयर में इंटरस्टेलर कणों से प्रकाश का अध्ययन करने के लिए प्रारंभ परियोजना का नाम क्या है? तो सील्ड नाम रखा गया, सील्ड। ठीक है, सील्ड का फुल फॉर्म आप यहाँ पे पढ़ करके समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत धार्मिक स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेखित किया गया। बात यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता की गई है, तो आपको पता होगा कि धार्मिक स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक आता है, यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला पॉइंट्स नेक्स्ट वन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निक्षय पोषण योजना का संचालन किया जा रहा है, किस रोग के लिए बताइए? निक्षय पोषण योजना, निक्षय यानी कि आप कह सकते हैं तपेदिक रोग के लिए। देखिए, तपेदिक यहाँ पे बात की गई तो मैं आपको बता दूं कि तपेदिक जो होता है वो जीवाणु से होने वाला रोग है।
अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। चिकमंगलूर जनपद में, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, चिकमंगलूर जनपद में। देखिए पढ़ सकते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम कहवा बागान का रोपण जो है कर्नाटक स्थित चिकमंगलूर जनपद में 1852 में किया था। अंग्रेजों ने ही सर्वप्रथम चाय बागान रोपण जो कि नीलगिरी में किया गया था 1850 में, और इसके पश्चात कह सकते हैं यहाँ पे असम में चाय बागान 1860 में लगाए गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दंडकारण्य प्रदेश जो है वो स्थित नहीं है, यानी कि जो दंडकारण्य प्रदेश है, दंडकारण्य क्षेत्र जो आता है वो किस राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो इनमें से जो है वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। दंडकारण्य के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आता है, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं आता है। खनन क्षेत्र और उससे संबंधित जो खनिज है वो उसके साथ आपको मैच करना है। तो बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। देखिए हम एक एक करके मैच करते हैं। पहला पॉइंट्स क्या कह रहा है, गुरुम हिसानी जो है वो, गुरुम हिसानी ये हम कह सकते हैं लौ अयस्क के साथ मैच होगा, और ये कर्नाटक में पड़ता है। तलचर की बात करें तो तलचर उड़ीसा में कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यानी ए का 3 के साथ बी का 4 के साथ कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। जादूगोड़ आपको पता है झारखंड में यूरेनियम के लिए फेमस है, और जावर की बात करें तो ये जस्ता के लिए फेमस है। देखिए ये मैंने यहाँ पे सारा चीज़ें यहाँ पे लिख रखा, आप इसको भी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जादूगोड़ा का संबंध झारखंड स्थित जादूगोड़ा यूरेनियम उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उसी तरह से तलचर उड़ीसा स्थित तलचर क्षेत्र कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जावर की बात करें तो राजस्थान का जावर क्षेत्र चांदी एवं जस्ते के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ राजस्थान में जिंक एवं चांदी का सर्वाधिक उत्पादन भी होता है। जबकि यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि गुरुम हिसानी जो है कर्नाटक स्थित गुरुम हिसानी लौ अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यही चीज़ें मिलाई गई थी। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, सुमेलित नहीं है, बताइए कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे बुरान की बात करें तो बुरान जो है वो सहारा के साथ यहाँ पे जो मैच किया गया वो गलत है। क्यों? क्योंकि बुरान जो हम कह सकते हैं साइबेरियाई क्षेत्र में चलने वाली ठंडी हवा है। यहाँ पे ये पॉइंट गलत होगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राणा प्रताप सागर परियोजना का संबंध किससे है। राणा प्रताप सागर परियोजना का संबंध किससे? तो ये पन बिजली संयंत्र है, यहाँ पे सी को टिक करेंगे। राजस्थान राज्य की प्रमुख विद्युत उत्पादन परियोजना चंबल नदी पर अवस्थित है, जो कि ये आपको ध्यान रखना है, और इस जल विद्युत परियोजना से 22 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जा रही है, ठीक है। जबकि रावत भाटा आपको पता है रावत भाटा राजस्थान में है, तो यहाँ से 100 मेगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा गिरिया पूजा, ठीक है, बाबा गिरिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है। गिरिया पूजा, बाबा गिरिया पूजा त्यौहार त्रिपुरा में मनाया जाता है। डी विल बी करेक्ट आंसर। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है किसके निकट में? श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है किसके निकट में? तो ये पुलिकट झील के निकट अवस्थित है। ध्यान रखिएगा कि पुलिकट झील के पश्चिम तट पर स्थित इस केंद्र का नाम जो है वो अब क्या रखा गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र रखा गया। भारत में मुद्रास्फीति मापने का सबसे लोकप्रिय माप क्या है? भारत में मुद्रास्फीति मापने का सबसे लोकप्रिय माप क्या है? सबसे लोकप्रिय माप जो होता है वो थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को क्या कहते थे, यानी जो सिंचाई पर कर लगता था उसको हम लोग क्या कहते थे प्राचीन भारत में? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विदक भागम, ए विल बी करेक्ट आंसर। देखिए इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया कि प्राचीन भारत में सिंचाई कर को जो कि विदक भागम अथवा उदक भाग भी कहा जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार नदी, सरोवर, कुएं से सिंचाई करने वाले पर जो कि 1/3 भाग ये कर लगाया जाता था। क्लियर? नेक्स्ट वन देखिए। नेक्स्ट वन है कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध सैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है? एलिफेंटा के प्रसिद्ध सैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का जो श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूटों को दिया जाता है। डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट वन की निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में से कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो हेमचंद्र सूरी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा हेमचंद्र सूरी जो थे वो महान जैन धर्म के विद्वान थे, जो कि जयसिंह सिंधराज के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट वन की सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से यहाँ पे मैच होगा।
चलिए हम यहाँ पे एक एक करके मैच करके देखते हैं क्या सही होना चाहिए। तारीख़ हिंद की बात करें तो ये किसकी रचना है? अलब रूनी की, ठीक है, अल्बे रूनी की यहाँ पे रचना है। तो ए का 3 के साथ मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। बाकी कोई मैच करके देख लेते हैं। उसी तरह से अगर बात करें तारीख़ दिल्ली तो खुसरो के द्वारा लिखी गई है। रहला की बात करें तो इब्न बतूता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसको याद रखिएगा। और तबकात नासिरी जो वो मिनहाज के द्वारा लिखी गई है, तो ये अक्सर पूछा जाता है तबकात नासिरी, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वन कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए इससे कुछ जुड़ी पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखिए, फिरोज शाह तुगलक एक सांस्कृतिक सुल्तान था जिसने साहित्य, शिक्षा और कला में विशेष रुचि ली। उसने प्राचीन संस्कृति के 300 से अधिक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करा था, जिसे किस नाम से जाना जाता था? तो ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग दलाइले फिरोज शाही के नाम से जाना जाता था। तथा पुरातात्विक दृष्टि से उपयोगी अशोक के स्तंभ को मंगवा करके दिल्ली के किले में स्थापित करा था। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन देखिए क्या है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? एड्रीनेलिन, ठीक है, एड्रीनेलिन बिल्कुल करेक्ट है। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। किसके लिए की जाती है बताइए? सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो केंद्रीय अनुदान तथा संघ के राजस्व एवं राज्यों के अंश निर्धारित करने के लिए, ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष पे आपको पता है कि 280 आर्टिकल के तहत वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष पे किया जाता है। और इसका जो गठन किया जाता है केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों के निर्धारण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते, एक दूसरे की बातों को नहीं सुन सकते, इसका कारण क्या? तो बहुत सिंपल सा कारण है, आपको ये चीज़ पता होगा कि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है और इस वजह से ध्वनि का गमन नहीं हो पाता, क्योंकि ध्वनि जो वो किसी न किसी माध्यम के थ्रू ही चलती है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि किस मुग़ल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? सिजदा को समाप्त किया था किसने? शाहजहां ने समाप्त किया था। सी विल बी करेक्ट आंसर। हरितगृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है। हरितगृह प्रभाव जो मुख्यतः घटित होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर जो राज्य है इसकी स्थापना किसने की थी? महादजी सिंधिया ने किया था। सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, चचाई जलप्रपात स्थित है। चचाई जलप्रपात जो कहाँ स्थित है? चचाई जलप्रपात कह सकते हैं मध्य प्रदेश के रीवा जनपद में, यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा चचाई। नेक्स्ट वन कि हैदराबाद स्टेट को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन सरदार पटेल ने चलाया था? हैदराबाद जो रियासत था उस वक्त का, तो इसको भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था सरदार पटेल जी के द्वारा। उसका नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो, ठीक है, ऑपरेशन पोलो, यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो बताइए कि कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है ऑप्शन हम देखिए ध्यान देंगे और ऑप्शंस पे, तो पश्चिम बंगाल में भी नहीं है और तमिलनाडु में भी नहीं है। पहले तमिलनाडु में हुआ करता था लेकिन तमिलनाडु ने ख़त्म कर दिया था, इस वजह से ए और बी दोनों को टिक करेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि वर्तमान में यानी कि 2021 तक, अभी तक, ठीक है, अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? तो जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा कितने राज्यों में विधान परिषदें मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से किस भारतीय महिला खिलाड़ी को ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है, उनका नाम क्या है? कुंजरानी, यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है?
तो बांग्लादेश में इसको हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। देखिए इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, अच्छे से पढ़िएगा। यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर के बहती, यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर के बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है? हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पूरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील से होता है। तो यहाँ से 2 पॉइंट्स क्लियर हो गया। अब आगे यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ जहाँ पर इसे क्या किस नाम से जानता है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि तिब्बत में इससे हम लोग यरलुंग सांगपोक नाम से जाना जाता है। क्लियर। अब आगे पढ़िए। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं जब ये गंगा के साथ मिलती है। एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये जब गंगा के साथ मिलती है तो इसकी संयुक्त जो धारा हो जाती है, दोनों के मिलने के पश्चात मेघना के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? चारों पॉइंट्स को पढ़िए, बताइए गलत कौन सा है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। बिल्कुल सही है। संपत्ति का अधिकार अब एकमात्र नैतिक अधिकार है, जो कि गलत है। नैतिक अधिकार नहीं है, अब ये कानूनी अधिकार है कह सकते हैं, ठीक है ना। और इस समय केवल 6 मूल अधिकार बचा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। और मूल अधिकार जो है वो कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। तो सभी सही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी जो कि गलत किया गया था। अब ये कानूनी अधिकार है, विधि अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था, और वो कौन था? बलबन, ठीक है। बलबन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन, ठीक है। बहाउद्दीन ध्यान रखेंगे। और बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति को भी अपनाया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बताइए कि यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है। एनीमोमीटर पवन की चाल, पवन की गति को मापने हेतु प्रयुक्त किया था। अमीटर विद्युत धारा को, बिल्कुल सही है। वेंचुरी मीटर की बात करें तो ये गलत है, क्योंकि दबांतर नहीं, वेंचुरी मीटर के प्रयोग से हम लोग द्रव के प्रवाह की दर को मापते हैं, ठीक है। पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है। तो यहाँ पे सी जो पॉइंट्स है वो गलत किया गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये 50 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आउट ऑफ 50 से आपकी स्कोरिंग क्या रही। वीडियो पसंद आया तो लाइक अधिक से अधिक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यूज का क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से कमेंट्स करके राइट आंसर नीचे बताइए कि बोधि मंदा मठ जो है वो कहाँ स्थित है, ठीक है। बोधि मंदा मठ कहाँ स्थित है। तो हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।